जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जो कि सामान्यतः केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लासेस स्टेटमेंट के आधार पर डिफाइन किया गया है। हालांकि कई अन्य वैज्ञानिकों ने भी इस पे तर्क दिया था, लेकिन आज के समय में जो भी सबसे एक्यूरेट थ्योरी बताई गई है वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लासेस स्टेटमेंट के आधार पर डिफाइन किया गया है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऐसी कौन सी लिमिटेशन थे जिसके कारण हमें आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना पड़ा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप सभी जानते हैं कि उसमें बताया गया है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना जनरेट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो जूल थे जिन्होंने ये वर्क किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, उन्होंने ये भी बताया था कि जो अगर हम 100% कोई वर्क करते हैं तो उसको तो हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब किसी भी वर्क को हम 100% एनर्जी में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी 100% एनर्जी को हम वर्क पे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी का एक्सपेंडेड रूप जो है वो हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे हमें डिफाइन करने को पता चलता है। और जो मेन इसमें जो लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें सबसे पहला लिमिटेशन है वो ये है कि जो हमारी हीट थी उसकी डायरेक्शन को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे डिफाइन नहीं किया गया है। मैं कभी आपको एग्जांपल से अगर बताऊं तो जैसे एक कप है, जो अगर उस पे चाय रखी हुई है और अगर हम उसको एक एटमॉस्फेयर पे रख देते हैं, तो होता यह है कि जो क्योंकि कप की चाय होगी उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज्यादा होगा, तो जो हीट होती है वो एटमॉस्फेयर में जाने लगती है। मतलब आपका जो हायर टेम्परेचर बॉडी है उससे लोअर टेम्परेचर बॉडी पे हीट जाती है। लेकिन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसमें ये नहीं डिफाइन किया गया कि क्या आपका लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी में भी जा सकती है। मतलब उन्होंने कुछ ये भी नहीं डिफाइन किया है। तो हालांकि हम सभी जानते हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो हीट होती है वो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में जाती है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर इन केस कभी भी ऐसा पॉसिबल हो कि लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी में हीट जा रही है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसको भी गलत साबित नहीं कर पाएगा। तो एक ये लिमिटेशन था। दूसरा लिमिटेशन था फेजिबिलिटी और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फेजिबिलिटी प्रोसेस वह होती है जो नेचुरल प्रोसेस होती है। नेचुरल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो नेचर की तरफ से होती है। और जो आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अपने आप से जो प्रोसेस होती है उसके बारे में डिफाइन किया गया है। एग्जांपल से अगर समझे तो जैसे अगर वाटरफॉल है तो वाटरफॉल में क्या होता है कि पानी हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड में नीचे की ओर गिरता है, यानी कि पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। लेकिन क्या कभी ऐसा संभव है कि पानी क्या नीचे से ऊपर की ओर भी जा सकता है? नहीं संभव है। तो इसमें फेजिबिलिटी कि कोई ऐसी जो नेचुरल प्रोसेस है और ऐसे नेचुरल प्रोसेस जो अपने आप से हो सकती हैं, और उसके बाद पे उनको इरिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं जो रिवर्सिबल ना हो सके, उसके बारे में भी डिफाइन नहीं किया गया है। यानी कि वाटरफॉल का जो पानी है वो ऊपर से तो नीचे गिरेगा, बट कभी भी ऐसा संभव नहीं होगा कि जो नीचे से ऊपर की ओर गिरेगा। तो इसके बारे में भी नहीं डिफाइन किया गया था कि कोई प्रोसेस क्या फेजिबल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना संभव है। इसके बारे में नहीं डिफाइन किया गया था। तो इसी के आधार पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कुछ स्टेटमेंट आए थे जिन्हें हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लासेस स्टेटमेंट कहते हैं। वो डिफाइन करते हैं कि कौन सी प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगी और कौन सी प्रोसेस में क्या कंडीशन हो सकती है, वो डिफाइन किया गया था। पहले बात करें केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में ये डिफाइन किया गया था कि कोई भी एनर्जी जो होती है वो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। यानी कि अगर हम किसी भी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से कुछ एनर्जी लेते हैं किसी भी हीट इंजन के लिए, तो हीट इंजन जो वर्क करता है वो हमें वर्क आउटपुट 100% नहीं मिल सकता है। कुछ एनर्जी जो है आपके लॉसेस पे जाती है, और या आपका एटमॉस्फेरिक लॉसेस है या जो इंजन है उसमें कई सारे लॉसेस होते हैं, जैसे फ्रिक्शन लॉसेस है, हीट लॉसेस है। तो वो भी आपके लॉसेस के कारण कोई भी 100% एनर्जी 100% वर्क पे कन्वर्ट नहीं हो सकती है। वही आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में डिफाइन किया गया था कि टेम्परेचर जो भी होता है वो आपका कहीं ना कहीं लॉसेस के बाद में जो भी मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से जो भी आपको हीट या एनर्जी मिली, तो वो कहीं ना कहीं लॉसेस के बाद में हमें वर्क मिलता है। और उसके लॉसेस के बाद में जो भी एनर्जी होती है वो सिंक या एटमॉस्फेयर में जाती है। मतलब किसी भी हीट इंजन की इफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, एक आसान शब्दों में हम कहें तो वो ये डिफाइन किया गया था। आते हैं क्लासेस स्टेटमेंट। क्लासेस स्टेटमेंट में ये डिफाइन किया गया था कि कभी भी हायर टेम्परेचर रिजर्वायर से तो जो एनर्जी है वो लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर में जा सकती है, लेकिन लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर या लोअर टेम्परेचर बॉडी से हम जब तक हायर टेम्परेचर बॉडी में हीट नहीं दे सकते हैं जब तक हम कोई ऐसी डिवाइस नहीं लगाते हैं। डिवाइस की अगर हम बात करें तो जो रेफ्रिजरेटर है या हमारे घरों में एसी होती है, उसको एक हम अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझे तो वो इसी का एग्जांपल होगा। हमारा जो रूम होता है अगर हम उसको सिंक मान ले या लोअर टेम्परेचर बॉडी मान ले,
और जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वो हाई टेम्परेचर बॉडी मान ले, तो क्या होता है कि एसी क्या करती है कि हमारे हमारी जो रूम होता है उसी हीट को सक करती है, और लोअर टेम्परेचर बॉडी सक करती है, हाई टेम्परेचर बॉडी में हीट को देती है। तो वो आपका एक डिवाइस के तौर पे काम करेगा। और ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्लासियस स्टेटमेंट कि लोअर टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में हीट अपने आप जा सके। तो इस बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया था। और आज के समय में या अभी तक किसी भी ऐसे स्टेटमेंट को किसी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है जो इन दोनों को काट सके। और इसी के बेसिस पे आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन किया गया था।